दोस्तों, पिछला वीडियो में हम लोग प्रांतीय राज्य गुजरात के बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक जो कि प्रांतीय राज्य खानदेश है, खानदेश के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक छोटा सा टॉपिक रहेगा। तो आज हम प्रांतीय राज्य खानदेश के बारे में बात करते हैं और यह प्रांतीय राज्य जो है हमारा प्रांतीय राज्य का सबसे अंतिम सबसे लास्ट टॉपिक है प्रांतीय राज्य का। ठीक है, तो देखिए ये खानदेश के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये खानदेश देखिए ये कहाँ अवस्थित था, इनका नाम कैसे पड़ा। देखिए तो पहले खानदेश इसका नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे रीजन यह है कि यहाँ के जितने भी शासक थे उनके नामों में जो है मतलब उनमें जो है उपाधि लगाया गया था, वो सब उपाधि धारण किए थे खान की, इसलिए जो है इनको खानों का देश यानी खानदेश कहा गया था। ठीक है, खानदेश नाम पड़ा था। अब खानदेश की बात करें, यह दिल्ली सल्तनत का एक छोटा सा इक्ता था। इक्ता दिल्ली सल्तनत का एक छोटा सा इक्ता मानिए, तो एक तरह से दिल्ली सल्तनत की एक छोटी सी इकाई मानिए। ठीक है, तो यह इकाई जो है खानदेश होता था। अब खानदेश की बात करें कि यह अवस्थित कहाँ था, तो यह देखिए ताप्ती नदी के घाटी में स्थित था। ठीक है, ताप्ती नदी के घाटी में। दिल्ली सल्तनत में जब मुगल वंश चल रहा था, ठीक है सॉरी, दिल्ली सल्तनत में जब तुगलक वंश चल रहा था और वहां के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य का एक छोटा सा भाग था जो ताप्ती नदी के घाटी में स्थित था ये दिल्ली सल्तनत में ही। ठीक है, लेकिन वही दिल्ली सल्तनत का एक छोटा सा इकाई था, छोटा सा भाग था। ठीक है, जो कि ताप्ती नदी के घाटी में स्थित था। ठीक है, बाद में जाकर के या जो है दूसरे के, अभी तो मोहम्मद बिन तुगलक का ही जो है ये राज्य है। ठीक है, प्रांत है, लेकिन आगे चल के ये क्या होता है कि इसका शासक कोई दूसरा और कोई बनता है। तो पहले जानते हैं इसका स्थिति जान गए कि ताप्ती नदी के घाटी में स्थित था। अब हम बात करते हैं कि वो जो ये खानदेश थे, खानदेश के पूर्व साइड, पश्चिम साइड, उत्तर साइड, मतलब इसका चौहद्दी जानते हैं। ठीक है, मतलब कौन कौन से राज्य स्थित था, क्या स्थित था। ठीक है, जैसे बिहार का चौहद्दी होता है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड। इसी तरह खानदेश का चौहद्दी के बारे में बात करें तो इसके उत्तर में बात करें तो विंध्याचल पर्वत स्थित था। और खानदेश की पूर्व की बात करें तो बरार स्थित था। बरार को आप लोग को पढ़ा दिए थे बरार के बारे में। तो खानदेश के पूर्व में बरार स्थित था और खानदेश के दक्षिण साइड में बोले तो यह दक्षिण का पठार स्थित था और पश्चिम का बात करें तो गुजरात अवस्थित था। तो ये खानदेश की आप लोग को चौहद्दी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 1370 ईस्वी की। तो देखिए अब 1370 ईस्वी में क्या होता है कि एक व्यक्ति है मलिक राजा फारूकी। ये मलिक राजा फारूकी को खानदेश का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ठीक है, यह खानदेश का राज्यपाल नियुक्त होते हैं 1370 ईस्वी में। ठीक है, और इस वंश के जो होते हैं, इस वंश के सभी शासक जो होते हैं खान की उपाधि धारण करते हैं। जिस तरह पहले बताया कि खान की उपाधि धारण किए थे इसलिए खान देश पड़ा, तो यहाँ भी उसी बात को जानते हैं। सभी शासक जो है खान की उपाधि धारण करते हैं, इसलिए इस देश का नाम खान देश पड़ा था या खानों का देश इसको कहा गया है। ठीक है, अब बात करें खानदेश की राजधानी की। तो खानदेश की राजधानी के बारे में जानिए। तो खानदेश की राजधानी कहाँ था? खानदेश का राजधानी था बुरहानपुर। ठीक है, खानदेश की राजधानी बुरहानपुर। अब अगला शासक आता है मलिक नासिर। ठीक है, ये मलिक नासिर कौन होता है? यही मलिक राजा फारूकी का पुत्र होता है मलिक नासिर, जो 1399 से लेकर के 1437 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, ये मलिक राजा काफूर का, ये फारूकी का पुत्र होता है मलिक नासिर। इसने एक स्थानीय हिंदू शासक से असीरगढ़ के किला जीत लिया और उसे अपना सैनिक अड्डा बनाया। ठीक है,
असीरगढ़ का किला जीत लिया और उसे अपना सैनिक अड्डा बनाया। ठीक है, असीरगढ़ का किला को जीत करके उसको सैनिक अड्डा बनाया और यहाँ से क्या करते थे खानदेश, अपना सैनिक का सारा कुछ वहां रखे। ठीक है, और जितने भी पड़ोसी प्रांत होते थे उनका निगरानी जो है यहीं से करते थे। ठीक है, किला था तो किला तो बड़ा होता है, तो वही किला पर से जो है सैनिक अड्डा बना है और सैनिक अड्डा से ही जो है नियंत्रण रखते थे, देख रेख करते थे। ठीक है, फिर 1437 ईस्वी में जो है मलिक नासिर का मृत्यु हो जाता है और मृत्यु के पश्चात जो है कौन शासक बनता है? अगला शासक होता है आदिल खां प्रथम। ठीक है, आदिल खां प्रथम के बारे में बात करें तो ये 1438 से लेकर के 1441 ईस्वी तक शासन करता है, लेकिन इसके बारे में कुछ खास इतिहास नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ राज करते रहे, कुछ खास काम नहीं किए, इसलिए इसके बारे में कुछ खास इतिहास नहीं है। तो इनके बारे में हम लोग कुछ खास नहीं है तो जानेंगे भी नहीं। अगला शासक आता है मुबारक खां प्रथम। इनका भी कुछ खास इतिहास नहीं है। ये 1441 से 1457 ईस्वी तक शासन करते हैं, लेकिन नॉर्मली शासन करते हैं। ठीक है, मुबारक खां प्रथम के बाद आता है आपको आदिल खां द्वितीय। ये आदिल खां द्वितीय की बात करें तो यह जो है इस वंश का जो है आखिरी शासक था। ठीक है, यह आखिरी शासक था और जो है इसके बारे में बात करें तो यह इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक भी रहा था। ठीक है, आदिल खां द्वितीय। यह जो है बुरहानपुर के दुर्ग की स्थापना की थी। बुरहानपुर में एक दुर्ग था जिसका स्थापना किया था आदिल खां द्वितीय। ठीक है, अब आदिल खां द्वितीय जब आखिरी शासक था, इसके बाद क्या होता है 1601 ईस्वी में मुगल वंश में जो है अकबर का शासन होता है। ठीक है, हर तरफ से जो है आपको टॉपिक ले चलते हैं मुगल वंश, मतलब हर चीज पे जो है मुगल अपना सत्ता स्थापित करता है और वहां रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि जब मुगल वंश स्टार्ट करेंगे तो उसको जो है सीधे तौर पे पढ़ाते जाएंगे, बीच में उसको नहीं ले जाएंगे। तो अब देखिए ये 1601 ईस्वी में अकबर क्या करता है, खानदेश पर अटैक कर देता है। खानदेश पर अटैक कर देता है और क्या करता है मुगल साम्राज्य में इनको मिला लेता है खानदेश को। ठीक है, और अकबर के बारे में कहा भी जाता है कि अकबर जो है खानदेश के खिलाफ ही जो है ये अपना आखिरी युद्ध किए थे। किस लिए? यही असीरगढ़ का किला को हासिल करने के लिए अकबर ने 1601 ईस्वी में जो है खानदेश पर युद्ध किया और इनको मिला भी लिया। और अकबर जो है 1601 ईस्वी में अकबर का यदि आखिरी युद्ध पूछा जाए तो अकबर का सबसे आखिरी युद्ध भी जो है खानदेश के ही खिलाफ था। किस लिए? असीरगढ़ के किला के लिए। ठीक है, यहाँ से आपका जो है खानदेश का इतिहास खत्म हो गया। इतिहास पूरी खत्म नहीं हुआ है, मतलब अब जो है मुगल वंश क्या चले गया। अब मुगल वंश क्या करता है नहीं करता है, मुगल वंश जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो इस तरह से प्रांतीय राज का टॉपिक हम लोग पढ़ चुके। ठीक है, सब जितने भी प्रांतीय राज थे सारा को हम लोग कवर कर चुके हैं और आगे जो है हम लोग बात सारा टॉपिक को खत्म करके मुगल वंश तक ला रहे हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग मुगल वंश को अब स्टार्ट किया जाए। तो देखिए मुगल वंश को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को जो है दो टॉपिक बचता है। ठीक है, सूफी संत सब। तो सूफी संत सब को हम लोग खत्म कर दे तो अच्छा रहेगा, ताकि बीच में जो है वो टॉपिक नहीं छूटेगा। तो सूफी संत सब जो है हम लोग खत्म कर देंगे, उसके बाद मुगल वंश पे चलेंगे। क्यों? क्योंकि यदि मुगल वंश हम लोग पढ़ाते हैं तो मुगल वंश पढ़ाते पढ़ाते बीच में ब्रेक नहीं लेंगे और वो सीधे जाकर के 1857 की क्रांति पर जाके खत्म होगा। फिर आपका आ जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो फिर हम लोग को टाइम नहीं बचता है बीच में घुसाने का सूफी संत सब। तो इसलिए सूफी संत वाला टॉपिक सबको हम लोग खत्म कर देंगे। उसके बाद जब मुगल वंश स्टार्ट होगा तो मुगल वंश को पढ़ते पढ़ते हम लोग 1857 की क्रांति तक पढ़ेंगे। उसके बाद वो क्रांति होने में टाइम लगेगा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग कवर करते जाएंगे। और जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं और डायरेक्ट टू डायरेक्ट जुड़े हैं हमसे, तो वो जाकर के आपसे निवेदन है कि आप लोग डायरेक्ट किसी भी चैप्टर को मत पढ़िए। आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के या जहाँ से भी
स्टार्ट हुआ है वहाँ शुरू से आप जो है मिडिएवल हिस्ट्री को पढ़ते आइए, हर एक चैप्टर को पढ़ते आइए, ठीक है। पहले आप सिलेबस देखिए, सिलेबस के बाद 1-2 सब करके चैप्टर दिया गया है, आप जा करके जो है 1-2 हर चैप्टर को आप जो है क्रमबद्ध पढ़ते आइए, ठीक है, क्रमबद्ध पढ़ते आइए ताकि आपको डिस्टर्ब नहीं हो। यदि आप डायरेक्ट बीच में पढ़ने लगते हैं तो आप सोचिएगा ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया, इसलिए जो आप लोग क्रमबद्ध पढ़ते जाइए, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, यहाँ से मुफ्त लाभ उठाइए, ठीक है। और आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि सभी छात्रों तक पहुँच सके, ठीक है। थैंक यू।